हमारे केंद्रीय सरकार पे और सीबीआई पे पूरा भरोसा है, ये मुझे न्याय देंगे। नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। आज बात करेंगे कि आखिरकार समीर वानखेड़े कैसे बुरे फंसे हैं आर्यन ड्रग्स केस मामले में। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के कच्चे चिट्ठे खुल रहे हैं। सीबीआई उनके ठिकानों पर छापेमारी कर रही है और सीबीआई के एफआईआर के मुताबिक समीर वानखेड़े पर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बचाने के लिए 25 करोड़ रुपए वसूली का आरोप लगा है। इस पूरे मामले में चल रही सुनवाई के दौरान समीर ने कोर्ट में शाहरुख के साथ अपनी व्हाट्सएप चैट भी दिखाई। बॉम्बे कोर्ट ने शुक्रवार की सुनवाई के बाद समीर वानखेड़े को 22 मई तक राहत दी है, यानी 22 मई तक वानखेड़े को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। इधर सीबीआई ने शनिवार सुबह एक बार फिर वानखेड़े को पूछताछ के लिए बुलाया। न्यायपालिका पे, हमारे केंद्रीय सरकार पे और सीबीआई पे पूरा भरोसा है, ये मुझे न्याय देंगे। तो चलिए आपको ये पूरा मामला समझा देते हैं जल्दी से। एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद चर्चा में आए एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े समेत 5 लोगों के खिलाफ 11 मई को सीबीआई ने केस दर्ज किया। एफआईआर में भ्रष्टाचार, जबरन वसूली, आपराधिक साजिश रचने के आरोपों के तहत अलग अलग धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई। सीबीआई ने वानखेड़े को 18 मई यानी गुरुवार को पूछताछ के लिए बुलाया था। पूछताछ के लिए पेश होने का समन मिलने के बाद गिरफ्तारी के डर से समीर वानखेड़े ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने वानखेड़े को बॉम्बे हाईकोर्ट जाने की सलाह दी। इसके बाद समीर वानखेड़े ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की। शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में वानखेड़े की याचिका पर सुनवाई हुई और उन्हें 22 मई तक राहत दी गई। तो चलिए अब आपको बताते हैं आर्यन खान का मामला क्या है और कैसे चर्चाओं में आए समीर वानखेड़े और अब कैसे फंसे हैं समीर वानखेड़े, ये भी नजर जान लेते हैं। तो कुल मिलाकर देखिए समीर वानखेड़े कैसे चर्चा में आए ये समझते हैं। क्या है आर्यन खान का मामला? 2 अक्टूबर 2021 को कार्डिलिया क्रूज पर छापेमारी हुई थी। कुल मिलाकर देखिए ये पूरा मामला यहीं से शुरू होता है। उसके बाद क्रूज से आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था क्योंकि सूचना मिली थी एनसीबी को कि यहाँ पर रेप पार्टी चल रही है और इसी के तहत यहाँ पर टीम जो है एनसीबी की पहुंची थी। मुंबई से गोवा जा रही थी कार्डिलिया क्रूज, जिसमें ये रेप पार्टी का आयोजन किया गया था। कई अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पर पहुंचे थे, उनमें आर्यन खान भी थे। आर्यन खान 27 दिन तक आर्थर रोड जेल में रहे। जब गिरफ्तारी हुई है आर्यन खान की, एनसीबी ने जब उन्हें गिरफ्तार किया तो देखिए तकरीबन 15 से ज्यादा दिन तक आर्यन खान जेल में रहे। 28 अक्टूबर को आर्यन खान को बेल मिली थी। तो ये पूरा मामला आर्यन खान का हम आपको बता रहे हैं और 30 अक्टूबर को आर्यन खान को जेल से बाहर उन्हें किया गया और वो रिहा हुए, जेल से बाहर आए। समीर पर आर्यन को छोड़ने के लिए 25 करोड़ रुपए मांगने का आरोप लगा है और कहा गया है शाहरुख खान के पीए से कांटेक्ट किया गया था और ये रिश्वत जो है वो मांगी गई थी। तो कुल मिलाकर ये आर्यन खान का मामला तो आपने समझ लिया, लेकिन समीर वानखेड़े जो कि उस वक्त हीरो माने जा रहे थे लेकिन अब विलन के तौर पर उभर कर आ रहे हैं। जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े अपने एक और मामले के कारण सुर्खियों में है। उनका एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री नवाब मलिक के साथ भी विवाद चला। ये पूरा मामला क्या है, अब इस पर भी नजर डाल लेते कि आखिर कैसे नवाब मलिक के साथ समीर वानखेड़े का विवाद छिड़ गया। एनसीपी के नेता नवाब मलिक के खिलाफ किस तरह से समीर वानखेड़े नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आए और कैसे वो फंसे इस पूरे मामले में, चलिए जल्दी से ये भी जान लेते हैं। एनसीपी नेता नवाब मलिक के खिलाफ दर्ज कराई गई थी एफआईआर और समीर वानखेड़े के तहत उनके द्वारा ये एफआईआर जो है वो दर्ज कराई गई। मलिक पर समीर वानखेड़े के खिलाफ जातीय टिप्पणी करने का आरोप लगा। ये जो लड़ाई है नवाब मलिक और समीर वानखेड़े का, वो हम आपको समझा रहे हैं। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर फोन टैप करने का आरोप लगाया। समीर वानखेड़े इसलिए भी चर्चा में आए।
एनसीबी में कुछ अफसरों का गिरोह फर्जी मामलों में लोगों को फंसाता है। ये बड़ी बात उस वक्त जब ड्रग्स केस चल रहा था, उस वक्त नवाब मलिक ने कही थी। एनसीपी नेता नवाब मलिक के आरोपों के बाद समीर वानखेड़े पर जांच शुरू की गई कि क्या वाकई ऐसा है। और इसके साथ ही साथ जब ये जांच शुरू हुई तो उसके बाद देखा गया कि देखिए इसमें कई मामले जो हैं जुड़ते नजर आए और किस तरह से इस पूरे मामले को एक नया रूप भी देने की कोशिश की गई एनसीबी के कुछ अफसरों की तरफ से। और अब इस पूरे मामले में भ्रष्टाचार का मामला जो है वो जुड़ गया है। आपको बता दें कि जिस तरह से जांच अभी तक हुई है, इस जांच में पता चला है कि मालदीव दौरे की मंजूरी लेते लेते समय वानखेड़े ने पिछले विदेशी दौरे के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। वानखेड़े ने विदेशी दौरे के दौरान किए गए खर्च की गलत जानकारी दी है। वानखेड़े के मालदीव दौरे को लेकर उनके संदिग्ध लेन देन का पता चला। समीर वानखेड़े के खिलाफ जांच में क्या क्या सामने आया है, अब जल्दी से ये भी जान लीजिए, क्योंकि जब ये पूरा मामला आर्यन खान से जुड़ा और उसके बाद समीर वानखेड़े तक पहुंचा है, तो देखिए किस तरह से इस पूरे मामले में क्या क्या आगे खुलासा हुआ है। 2017 से 21 तक समीर वानखेड़े ने अपने परिवार के साथ 6 देशों की यात्राएं की है। लग्जरियस लाइफ जो है समीर वानखेड़े की रही है। समीर आयरलैंड, पुर्तगाल, दक्षिण अफ्रीका, मालदीव गए थे। यहां उन्होंने 55 दिन गुजारे हैं। और आप सोचिए एनसीबी का एक ऑफिसर जो इतनी लग्जरियस लाइफ जी रहा है। समीर ने दावा किया कि इन 55 दिनों में विदेशी टूर में लगभग 8,75,000 रुपए ही खर्च हुए, और जबकि ये तो फ्लाइट का खर्चा आ जाता है, लेकिन उन्होंने कहा कि इतना ही खर्च हुआ है 55 दिनों में। ये जो टूर रहा है उसमें लगभग 8.5 लाख से ज्यादा का खर्च हुआ है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि ये राशि सिर्फ हवाई यात्रा की लागत है। समीर वानखेड़े ने 22 लाख रुपए की रोलेक्स की सोने की घड़ी भी खरीदी थी। जब ये पूरा मामला सामने आया तो महंगी खरीदारी समीर वानखेड़े ने की थी, और ये भी सामने आया। वानखेड़े ने अपने विदेशी दौरे और महंगी घड़ियों के बारे में या फिर जो खरीदारी है उसके बारे में कोई जानकारी उन्होंने नहीं दी, उन्होंने गलत जानकारी दी। लेकिन जब जांच पड़ताल की गई तो ये बात भी सामने आई है। रिपोर्ट में समीर के पास 1,25,00,000 रुपए के खरीदे गए एक फ्लैट का भी जिक्र किया गया है। कहा जा रहा है कि पत्नी के नाम पर यह फ्लैट खरीदा गया था समीर वानखेड़े की तरफ से। और इसके साथ ही साथ इस पूरे मामले में जब समीर वानखेड़े से पूछताछ की गई तो समीर वानखेड़े ने एक गलत जानकारी दी। अब बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली राहत के बाद समीर वानखेड़े और उनके वकील ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाएंगे, क्योंकि राहत तो मिल गई है लेकिन ये फौरी राहत है, क्योंकि 22 मई को इस पूरे मामले पर एक बार फिर से सुनवाई होगी। फिलहाल सुनिए कि वकील क्या कुछ कह रहे हैं और सत्यमेव जयते का नारा लगाते हुए समीर वानखेड़े ने क्या कुछ कहा। मुझे न्यायपालिका पे, हमारे केंद्रीय सरकार पे और सीबीआई पे पूरा भरोसा है कि ये मुझे न्याय देंगे। और बाकी के कुछ व्यक्तियों के वजह से एक वेंडेटा जो निकाला गया है, मुझे हमारे पूरा भरोसा है केंद्रीय सरकार पे और जुडिशरी पे कि मुझे न्याय जरूर मिलेगा। पिटीशन के अंदर समीर वानखेड़े का चैट मिस्टर ज्ञानेश्वर सिंह के साथ में है और समीर वानखेड़े का चैट मिस्टर शाहरुख खान के साथ में है। आपका सवाल कि शाहरुख खान का चैट रेलेवेंट क्यों है, क्योंकि आर्यन ने बेल के टाइम पर हाई कोर्ट के अंदर रिटन सबमिशंस एफर्मेशन के ऊपर फाइल किया सौगंधनामे पे कि किसी भी डिपार्टमेंटल ऑफिसर के खिलाफ किसी किस्म की शिकायत नहीं है। और यहां तक कहा गया है कि जो सोशल मीडिया पे पॉलिटिकल जो विलिफिकेशन चल रहा है समीर वानखेड़े का, उसके ऊपर जो झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं पॉलिटिकल सर्कल्स में, उन एलिगेशन को वो सपोर्ट नहीं करता। शाहरुख खान का जो चैट मेल है अगर आप देखोगे तो एक फादर अपने बेटे के लिए जो गिड़गिड़ा के जो रिक्वेस्ट करता है वो रिक्वेस्ट उसने की है। अगर पैसे के कोई डिमांड के बारे में बात होती तो उस चैट मेल के अंदर उसका जिक्र होता कि हमने इतने पैसे दिए, इतने में डिमांड हुई थी, इतने में सेटल हुआ। ऐसी कोई चैट कॉन्वर्जेशन नहीं है। मुझे न्यायपालिका पे, हमारे केंद्रीय सरकार पे और सीबीआई पे पूरा भरोसा है, ये मुझे न्याय देंगे। तो समीर वानखेड़े को आपने सुना, उनके वकील को आपने सुना।
ज्यादा वक्त नहीं हुआ जब एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े का अपने विभाग में और सोशल मीडिया पर जलवा हुआ करता था। आर्यन खान और महाराष्ट्र के तत्कालीन मंत्री नवाब मलिक के दामाद को वानखेड़े ने ड्रग केस में गिरफ्तार किया था। इसके बाद सोशल मीडिया में उनकी एक पहचान ईमानदार अफसर के तौर पर उभरी, जो किसी से नहीं डरता और किसी के प्रभाव में नहीं आता। लेकिन आज वानखेड़े की बात की जाए तो वानखेड़े के खिलाफ जिस तरह से रोज नए खुलासे हो रहे हैं और उनके संपत्ति पर सवाल उठ रहे हैं, ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वानखेड़े ने जानबूझकर आर्यन को फंसाया था। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ खास मेहमान भी इस डिबेट में जुड़ गए हैं। जल्दी से मैं परिचय करा देती हूं आपका। मानवी तनेजा एक्ट्रेस है, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। मानवी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। इसके अलावा पीके जैन, पूर्व एडीजी महाराष्ट्र पुलिस, हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। पीके जैन साहब, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। साथ ही साथ रणवीर शर्मा, पूर्व आईपीएस, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं पीके जैन साहब आपके पास आना चाहूंगे, क्योंकि मामला जो है पूरा महाराष्ट्र से ही जुड़ा हुआ है। आर्यन खान से लेकर अब तक हम इस केस को देख रहे हैं। आज जिस तरह से जो शाहरुख खान के साथ हुई बातचीत का व्हाट्सएप वायरल हुआ या उसे कोर्ट में पेश किया गया समीर वानखेड़े की तरफ से कि वो इस पूरे मामले में अपने आप को निर्दोष साबित कर रहे थे और उन्होंने सोचा कि इस पूरे मामले में एक बार फिर से शाहरुख खान या उनके बेटे को घेरा जाएगा। कैसे देखते हैं इस केस को अब जब समीर वानखेड़े खुद ही इस केस में फंस चुके हैं? देखिए, इसके अंदर सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब शुरू से ही इसमें प्रोसीजर फॉलो नहीं किए गए। जो सस्पेक्ट था आर्यन खान, उसको एक पंच विटनेस के हवाले कर दिया गया। वो उसको पकड़ के एनसीबी के ऑफिस में लेके जा रहा है। उसके बाद में उसी के एक साथीदार ने एक एफिडेविट कर दिया जिसमें कुछ वित्तीय लेन देन की भी बात की गई और उसमें से कुछ पैसे हुए फिर वापस कर दिए गए। उनसे मुलाकात हुई, उसका एक वीडियो ऑडियो क्लिप दोनों वायरल हुए। ये सारी चीजें जो हैं ये कहीं भी नियमों में गिनी नहीं जाती, कहीं भी नियमों में नहीं आती। और ये सबसे बड़े जो एक लूप होल्स हैं इन्वेस्टिगेशन में उस टाइम पे दिखाई दिए। उसके बाद में आर्यन खान के पास में कोई स्पेसिफिक ड्रग्स मिले नहीं। उसके साथ में जो लड़के थे या उसके साथ में जो दूसरे लोग थे उनके पास में मिले। इनको एक्यूज बनाया जाना मेरे हिसाब से उस समय भी प्रॉपर नहीं था। इनको एक विटनेस के तौर पे यूज किया जाना चाहिए था, ना कि एक एक्यूज के तौर पे। हालांकि जो भी हुआ, और अभी जो शाहरुख खान की जो चैट आप बता रहे हैं जो कोर्ट में पेश की गई, देखिए वो एक डेस्परेट फादर की गुहार है जी कि किसी तरह से आप, बाकी का उसमें कोई लेन देन का चाहे जिक्र ना हो, लेकिन अभी देखिए समीर वानखेड़े का नाम इससे पहले अच्छा था, उसके बारे में कभी कोई कंट्रोवर्शियल चीजें नहीं सुनी गई। लेकिन ये अभी पिछले कुछ दिनों में जो सब उभर के आया है कि उसके फॉरेन ट्रिप्स के बारे में, उसकी महंगी घड़ियों की उसकी जो शौक थे उसके बारे में, तो ये कहीं, और जो उन्होंने अपने फॉरेन ट्रिप्स के बारे में डिपार्टमेंट को बताया नहीं, तो बड़े सीरियस ये लैक्यूना है, बड़े सीरियस कंडक्ट रूल्स का वायलेशन है। तो ये कहीं ना कहीं तकलीफ में जरूर आएंगे। अब वो कहां तक इनके खिलाफ में करप्शन के चार्जेस प्रूव कर पाती है सीबीआई, वो तो आने वाले समय में देखा जाएगा। लेकिन सीबीआई का ये देखा गया है कि जब भी कोई गुना दाखिल किया जाता है तो उससे पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होती है जी। वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में जब प्राइमा फेसी कोई तथ्य सामने आते हैं उसके बेसिस पे ही जो रेगुलर सीआर है वो दाखिल किया जाता है। अब इनके खिलाफ में रेगुलर सीआर दाखिल हुआ तो कुछ ना कुछ सीबीआई के हाथ में है, लेकिन उसके अलावा विभागीय चौकसी जो इनकी होगी, ये सारे जो उनके कंडक्ट रूल्स के वायलेशंस हैं, जैसे फॉरेन ट्रिप पे जाना ना बताना, अपने आमदनी से ज्यादा उनके पास में संपत्ति होना, या फिर उन्होंने एक ही व्यक्ति से बार बार पैसे लिए, घड़ी के लिए भी उसी से पैसे लिए, मालदीव के ट्रिप के लिए भी उसी से पैसे लिए, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी संशय की सुई समीर वानखेड़े की तरफ लेके जाती है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं समीर वानखेड़े इसमें तकलीफ में आएंगे और लंबी तकलीफ में आएंगे। रणवीर जी, एक पूर्व आईपीएस ऑफिसर होने के नाते क्या लगता है आपको, जिस तरह से अभी जैन साहब भी कह रहे हैं कि महंगी गाड़ियों और महंगे लग्जरियस लाइफ को जीना एक शौक था समीर वानखेड़े का, फौरी राहत तो जरूर मिली है 22 मई तक, लेकिन गिरफ्तारी के कितने चांसेस आपको नजर आ रहे हैं जो आरोप लगे हैं? देखो मैम, जब भी सीबीआई को केस हैंडओवर होता है या सीबीआई के पास केस जाता है तो पुख्ता सबूतों के साथ ही वो केस को फाइल करते हैं। और मैं इस केस के अंदर देख रहा हूं कि भी जिस प्रकार से वानखेड़े ने अपनी जो चीजें छुपाई हैं डिपार्टमेंट से, वो उसके लिए एक अगली जो कार्रवाई है उसके लिए बाध्य करती हैं कि एक ऑफिसर को
इसको ट्रेनिंग यही होती है कि वो ईमानदारी से अपने देश की सेवा करेगा, अपने कानून की रक्षा करेगा, जो शायद इस केस में वो कहीं न कहीं उससे सही नहीं कर पाए हैं। मुझे लग रहा है इस केस के अंदर कि चाहे वो उसने अपने पैसों के बारे में छुपाना, अपने ट्रिप्स के बारे में छुपाना, अपने अलग-अलग महँगी चीज़ें लेना, ये पहले दिन से उनके खिलाफ आ रही हैं। अभी तो चलो सीबीआई ने अभी केस फाइल किया है, लेकिन जब से उसने आर्यन के ऊपर हाथ डाला और जबकि ये बात क्लियर थी, ना तो वो लड़का नशे में था, ना ही उसके पास कोई ड्रग बरामद हुई थी। जब तक ड्रग्स की बरामदगी नहीं हो, तब तक वो एनडीपीएस एक्ट के अंदर या इस प्रकार के जो सीनियर अधिकारी हैं, वो कार्रवाई नहीं करते हैं आमतौर पे। और उसको हम जनरली एक आई विटनेस के तौर पे या गवाह के तौर पे साइड करते हैं, जो इस केस में भी होना चाहिए था। और यही चीजें उनके खिलाफ जा रही हैं। अभी उन्होंने एक मतलब हाई प्रोफाइल या एक बहुत ही मतलब मान के एक प्रसिद्ध एक्टर के बेटा था और वो बार-बार फादर की यही बात कह रहा है कि भी उसका इतना दोष नहीं है। और जो उनकी आई है चैट, उसके अंदर भी ये कहा था। और चैट अभी खुलेगी, जो मुझे लग रहा है चैट में उन्होंने अपने पक्ष की बातों को वहां एफिडेविट के तौर पे दिया है। और असल चैट क्या क्या हुई है वो अभी रिकॉर्ड सीबीआई को प्रोड्यूस करना है। उस वक्त और नए चैप्टर आएंगे कि और चैट में क्या क्या चीजें थी। सीबीआई ऐसे इल्जाम या ऐसे केस फाइल नहीं करेगी जब तक उनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं होंगे पैसों के या उनकी मिली भगत के या उनके करप्शन के, तब तक वो केस फाइल नहीं करते किसी भी आपस में हम ऑफिसर्स के खिलाफ, जब तक कि हमारे पास पुख्ता सबूत ना हो। ठीक है मानवी, हाई प्रोफाइल केस जिस तरह से अभी आपने रणवीर जी को भी सुना, जैन साहब को भी सुना, आपको क्या लगता है, क्योंकि आप इस इंडस्ट्री से ताल्लुकात रखती हो, बहुत बेहतर तरीके से आप बता पाएंगी, जिस तरह से पूरा मामला सामने आया, क्या आपको ऐसा लगता है कि बड़े एक्टर उनको फंसाना बहुत आसान हो जाता है, या फिर बॉलीवुड जो है वो कहीं ना कहीं ये एक कह सकते हैं गंदी राजनीति का शिकार होता हुआ नजर आ रहा है? क्या आपका नजरिया कहता है इस पूरे प्रकरण को देखते हुए? देखिए नीतू जी, मैं तो ये बोलना चाहती हूँ कि कभी भी शेर की पूंछ पे पैर नहीं रखना चाहिए और कभी एक सच्चे इंसान पे उंगली नहीं उठानी चाहिए, क्योंकि सच की एक फितरत होती है। शेर जो है वो दहाड़ता है और एक सच्चा इंसान अपनी सच्चाई से सामने वाले के मुंह पे तमाचा मारता है, जैसे इस वक्त समीर वानखेड़े के मुंह पे तमाचा मारा है। अब समीर वानखेड़े की अगर हम बात करें तो ये प्रॉपर प्लानिंग के तहत सिर्फ सेलिब्रिटीज और बॉलीवुड के जो स्टार्स हैं, ये मेरी एको हो रही है, थोड़ी सी एको ठीक करा दीजिए, सेलिब्रिटीज और बॉलीवुड के स्टार्स हैं वो उनको ही टारगेट करते हैं। इससे पहले वो कस्टम में थे, वहां पे उन्होंने मिका को टारगेट किया और मिका को भी काफी ज्यादा उन्होंने हैरेस करने की कोशिश करी थी और काफी वहां के भी उसके पहले के चर्चे थे। और अब आर्यन के केस में जब 1800 बंदे क्रूज पे थे, वहां पे रेड नहीं करी, जहां एक्चुअल में ड्रग्स का सेवन हो रहा था, उसकी हमने वीडियोस भी काफी वायरल देखी थी, वहां पे उन्होंने कोई भी रेड नहीं करी, लेकिन आर्यन को उठाया, जबकि आर्यन के यहाँ से कोई भी रिकवरी नहीं हुई। ठीक है। अब आर्यन रिकवरी हुई थी मुनमुन से, आर्यन से कोई रिकवरी नहीं हुई। अब आप बताइए 25 दिन एक बच्चे को आप जेल में डाल देते हैं, उसका भी करियर भी स्टार्ट नहीं हुआ। आप परसेप्शन लोगों की बनाना ऐसे चाहते हैं और जब भी ऐसी चीज होती है मानवी मैं आपको एक मिनट आपको रोकना चाहूंगी। आपने मुनमुन जो कि मॉडल है, इस पूरे मामले में वो भी फंसी थी, उन्होंने कहा था कि नेम फेम के लिए ऐसा किया जा रहा है, पूछा जा रहा है आप कौन है, अगर आप एक्टर निकल रहे हैं, बड़े एक्ट्रेस के तौर पर आ रहे हैं तो गिरफ्तारी नहीं हो रही है, लेकिन अगर आप मॉडल हैं तो आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। ये मॉडल मुनमुन ने किया था, तो क्या आपको लगता है नेम फेम के लिए ये ज्यादातर किया गया है? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं। देखिए इसमें नेम तो आपका उल्टा खराब होता है। अब जैसे कि मॉडल मुनमुन पकड़ी गई थी, मुनमुन का तो कोई जिक्र ही नहीं हो रहा था, मर्चेंट का भी कोई जिक्र नहीं हो रहा था। 3 लोग पकड़े गए थे, लेकिन सब लोग सिर्फ आर्यन को टारगेट करते हैं। उसका रेपरकशन आप देखिए, शाहरुख खान की जितने इंटरनेशनल ब्रांड्स उसके साथ एसोसिएटेड थे, वहां से वो हट गए। तो अभी देखिए, अभी उसके बाद तो आर्यन को क्लीन चिट मिल गई, लेकिन ये जो परसेप्शन बॉलीवुड का हमेशा बना देते हैं कि बॉलीवुड में ड्रग्स का सेवन होता है और बॉलीवुड में ये सारी तमाम हरकत होती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इस पोजीशन पे पहुंचे हुए हैं, जैसे समीर वानखेड़े कैसे पोजीशन पे है, वो ये दिखाना चाहते हैं इस वक्त कि मैं अपनी जो मैं जिस पोजीशन पे हूँ उसका गरूर है मुझे, और मैं किसी को भी अपने घुटनों पे ला सकता हूँ। और वो ला करके दिखाई है। जो चैट अगर आप देखें तो उससे ये पता लग रहा है कि जो फादर है वो कितना मजबूर है अपने बच्चे के लिए, जिसने कुछ भी नहीं किया। ठीक है मानवी, आऊंगी मैं आपके पास। जैन साहब, आपने मानवी को भी सुना, इस वक्त
कि कहीं ना कहीं जिस तरह से पूरी कार्रवाई की गई है वो शुरू से ही गलत रही है, और रणवीर जी भी यही कह रहे थे और आप भी यही कह रहे थे। मुझे एक चीज और समझाइएगा कि जब उस वक्त आर्यन को एनसीबी ने अपने कस्टडी में लिया और जिस तरह से रखा उसे जेल के अंदर, क्या एक प्रोसेस ऐसा होना चाहिए था कि पहले पुलिस कस्टडी में रखते, पूछताछ होती इस पूरे मामले में, वो एक सही तरीका था? ऐसा कुछ देखिए, इसमें एनसी जो नार्कोटिक और साइकोट्रोपिक ड्रग कंट्रोल एक्ट है, इसके अंदर बहुत ही स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस हैं सर्च लेने के। मैंने बहुत सीरियस केसेस को एक मामूली सी प्रोसीजरल लैप्स के ऊपर छूटते हुए देखा है। ठीक है। इसलिए इस केस में भी उनको इस तरह की जो प्रिकॉशंस थी वो लेनी चाहिए थी। अब लाके उसको एनसीबी ऑफिस में बिठा दिया, पूछताछ हुई, पूछताछ होने के बाद में मतलब सारी चीजें कंफर्म हो गई थी, उसके पास से बरामदगी नहीं हुई थी। उस व्यक्ति को या सस्पेक्ट को अरेस्ट करना ये अपने आप में बहुत गलत बात थी। उसके पास में कोई बरामदगी होती, उसके कोई कंजम्पशन उसके पास से मिलती तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो शुरू से ही टारगेट किया गया एक बच्चे को। अब वो शाहरुख खान का बेटा था, वो उसका दुर्भाग्य है, लेकिन एक बच्चे को शुरू से टारगेट किया गया। कुछ लोगों को छोड़ दिया गया। इंक्वायरी के बाद 27 लोगों को कस्टडी में लिया गया था, सिर्फ 10 को बाद में टारगेट करके बिठाया गया। कुछ लोगों को छोड़ दिया, कुछ के पास से ड्रग्स मिले उसके बाद भी छोड़ दिया। तो ये सारी चीजें शुरू। अच्छा, उनके साथ के जो दूसरे 2 अधिकारी हैं उसमें से एक डिसमिस हो गया अभी दूसरे केस में, और दूसरे वाला जो है इंटेलिजेंस ऑफिसर जो था उनका, वो भी अभी तकलीफ में है, उसके खिलाफ में शायद सस्पेंड होकर उसके खिलाफ इंक्वायरी चालू हो हुई है। तो मेरा क्या बोलने कि इस अधिकारी ने शुरू से ही अच्छा, उसके बाद में उसके साथ के जो व्यक्ति थे अपने दोस्त को उसने विटनेस बनाया। उस दोस्त को जो मैनिपुलेट हो सकता था। नॉर्मली हम लोग कहते हैं कि इंडिपेंडेंट विटनेस होना चाहिए। अब यही केपी गोसावी जो था, या गोसावी नाम का जो उसका विटनेस था, ये 5-6 केसेस में उसका विटनेस है। तो एक स्टॉक विटनेस के नाम पे उसका वो आ जाएगा। फिर उसका कुछ क्रिमिनल बैकग्राउंड थी, वो सारी इग्नोर कर दी। तो शुरू से ही ये केस ऐसा लगने लगा है। उस टाइम पे तो इन्वेस्टिगेशन चालू थी, हम लोग भी बोल रहे थे कि इन्वेस्टिगेशन जब अंत होगा इन्वेस्टिगेशन का तब पता चलेगा। लेकिन ये सारी चीजें खुलने के बाद पता चल ही रहा है कि मामला कहीं ना कहीं शुरू से ही गड़बड़ था। ठीक है मानवी, एक बार फिर से आपके पास आऊंगी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। बॉलीवुड की जब बात करते हैं हम, तो बॉलीवुड मतलब लोगों के अंदर एक परसेप्शन है कि ड्रग्स लेता है, और कंगना रनौत को भी हम याद कर रहे हैं आज, क्योंकि उन्होंने कहा कि 99% जो इंडस्ट्री में लोग हैं वो नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। हालांकि इसको लेकर जया बच्चन हो या रवीना टंडन हो, उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की वजह से हम पूरे इंडस्ट्री को गलत नहीं ठहरा सकते। तो ये जो परसेप्शन बना हुआ है बॉलीवुड मतलब ड्रग्स लेना है, इस परसेप्शन को आप कैसे देख रही है कुछ सालों से जो ये चला आ रहा है? देखिए, इसमें मैं काफी हद तक मीडिया को भी जिम्मेवार करूंगी, क्योंकि मीडिया में रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि जब आर्यन इस चीज में फंसा था तो मीडिया ने बहुत से खूब दिखाया था। सुबह से लेकर रात तक यही सिर्फ, मेरी एको बहुत ज्यादा हो रही है तो बोलने प्रॉब्लम होती है। तो मीडिया ने उसको सुबह से लेकर रात तक सिर्फ यही दिखाया था, और कोई खबर दिखाई नहीं। अडानी पोर्ट पे भी ड्रग्स थे, वो नहीं दिखाया, लेकिन सिर्फ ये दिखाया कि आर्यन ने ड्रग्स का सेवन किया। अभी जैसे मुझसे पहले सीनियर ने बोला था कि 25 लोग पकड़े गए, लेकिन 25 लोग की शायद ही किसी को जानकारी होगी, सबको सिर्फ जानकारी आर्यन की थी और मुनमुन की तो मर्चेंट की। तो आप ये देखिए कि कुछ भी अगर बॉलीवुड का मूव होता है तो सबसे पहले ये बॉलीवुड को सॉफ्ट टारगेट कर देते हैं और कहते हैं कि बॉलीवुड ने ड्रग्स का सेवन किया, बॉलीवुड ये सब कुछ करता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आर्यन को क्लीन चिट मिल गई, ही जस्ट पेड अ प्राइस ऑफ बीइंग अ स्टार किड। और जहां तक समीर वानखेड़े का सवाल है, वो सिर्फ सेलिब्रिटीज और हाई प्रोफाइल केसेस को ही टारगेट करते हैं, क्योंकि कमाई का जरिया वो है। क्योंकि जो उनकी कमाई है उससे वो इंटरनेशनल ट्रिप्स और इतनी महंगी गाड़ियां ले नहीं सकते। ठीक है रणवीर जी, आखिरी सवाल आपसे, बहुत कम छोटा सा कमेंट में आपसे जानना चाहूंगी। जिस तरह से इस पूरे मामले में पहले समीर वानखेड़े कह रहे हैं कि प्रेशर में उन्होंने काम किया, अधिकारी तो उनके अंडर में ही थे, जब वो उस वक्त जोनल डायरेक्टर थे तब भी तो वो कह सकते थे इस बात को कि दबाव है। और अब क्या आपको लगता है कि ये जो बातें कही जा रही है समीर वानखेड़े की तरफ से खुद के बचाव में की जा रही है, लेकिन वो उल्टा ही पड़ गया वानखेड़े के खिलाफ? नहीं, बिल्कुल। किसी भी अधिकारी के ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव अगर आता है तो उसमें वो ऑफिसरशिप के गट्स नहीं है, वो उस दबाव को कर सकता है, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं डाल सकता। उसका काम है कानून की रक्षा करना, उसके काम है जो सामने अपराध है उसको डिटेक्ट करना। ठीक है। और इसमें सबसे जैसे ही पहले रेड हुई है वहीं से सारा सिस्टम गलत हो गया है। जब आपने क्रूज रेड किया है, उस रेड के अंदर उस बच्चा ना तो वो नशे में है ना उसे कोई बरामदगी है। और एनडीपीएस एक्ट के अंदर सबसे पहला जो सबूत रहता है वो रहता है रिकवरी। अगर उसके पास से कोई ड्रग्स की रिकवरी मिली,
जिनसे रिकवरी मिल रही है ठीक है उनको सर। आप छोड़ रहे हैं, सर- पहला ही शक आता है। हाँ। और जिसके पास समय कुछ भी की नहीं कमी है उसके सर। आप हाँ ठीक है, मैं समझ गई आपका जो मतलब है। रणवीर जी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। मानवी आपका भी बहुत शुक्रिया। जैन साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और अपनी जानकारी जो है वो साझा की। तो कुल मिलाकर वानखेड़े के खिलाफ 22 मई तक तो राहत मिल गई है, लेकिन उसके बाद आगे क्या होगा, क्या बुरे फंसेंगे और वानखेड़े, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। हमारे केंद्रीय सरकार पे और सीबीआई पे पूरा भरोसा है, ये मुझे न्याय देंगे।